हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज जिस चैप्टर को हम करने वाले हैं वो है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। देखेंगे भौतिक स्वरूप में किस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस जो पेपर हुए थे हमारे उन सभी में आए हैं, जिनको देख के आपको एक दिशा मिलेगी कि किस प्रकार की तैयारी आपको करनी चाहिए, जिससे कि आपको आने वाली परीक्षा में एक अच्छा परिणाम मिल सके। आप नए हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांटा है। यानी भौतिक आधार पर अगर बात की जाए तो राजस्थान को बांटा कितनी भागों में गया है। तो देखिएगा, आपको पता होगा कि जो राजस्थान है उसको 4 भागों में बांटा गया है। आपको पता होगा वो 4 भाग कौन कौन से हैं। एक तो है अपना मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। दूसरा है अरावलीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदान, ठीक है। और चौथा है अपना दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है। इन 4 भागों में जो राजस्थान है उसको भौतिक आधार पर बांटा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है आपको। इधर दे रखा है प्राकृतिक भाग और इधर दे रखा है औसत वर्षा। सबसे पहले हम देखेंगे कि उत्तर पश्चिम रेगिस्तान में जो वर्षा होती है वो आपको सामने दे रखी है 12 से 15। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसका जोड़ा इसी के साथ मिलेगा। बात कही जाए पूर्वी मैदान की, धौलपुर और करौली तरफ की, तो वहाँ पे जो वर्षा की स्थिति है वो 40 से 80% तक होती है। इसी प्रकार के जब मध्य पहाड़ी प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ से 20 से 90 सेमी की वर्षा होती है। और बात की जाए दक्षिण पूर्वी पठार की तो याद रखिएगा यहाँ पे 75 सेमी तक वर्षा होती है। यानी अ व सद है वो सामने मिल रहा है, तो इसका मतलब एक के अ के साथ ए है, ब के साथ बी है, स के साथ 3 है और द के साथ 4 है। यानी ऑप्शन नंबर 4 है वो अपना यहाँ पे आंसर होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता चला है कि किस भाग में कितनी वर्षा होती है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है कि संरचना दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किस उच्चावच प्रदेश का हिस्सा है। आपको बताना है किस उच्चावच का हिस्सा है। तो याद रखिएगा, हमें उत्तरी बृहद मैदान और प्रायद्वीपीय पठार, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना हो जाएगा कि जो राजस्थान है वो उत्तरी बृहद प्रदेश और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ठीक है। अब देख लीजिए, इसके बारे में विस्तार देखते हैं कि अरावली एवं हाड़ौती पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। मरुस्थल एवं मैदान भारत उत्तर विशाल मैदान का हिस्सा है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये आपको आने वाले एग्जामों में काफ़ी मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा कि राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन गलत है। देखिएगा, जब सही गलत हो तो यहाँ पे आपको गोल घेरा कर देना चाहिए, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से उसके बारे में पता चले। तो वो हमसे गलत पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है कि अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वत है, ये बात बिल्कुल सही है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है, ये बात गलत है। वो हमसे पूछ रहा था, गलत, तो यही अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिंधु नदी के द्वारा निर्मित मैदान नहीं है। और ऑप्शन को अगर आप देखें नीचे, पश्चिमी वालुका का मैदान 33 सागर का अवशेष है, ये बात बिल्कुल सही है। दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, तो ये भी बात बिल्कुल सही। यानी हमारा जो आंसर होने वाला है जो गलत है वो दे रखा है ऑप्शन नंबर 2। अगर इसकी व्याख्या देखें तो उत्तर पूर्वी मैदान को 33 सागर का अवशेष माना जाता है। इयोसीन काल प्लेटोसीन युग में इस क्षेत्र में एक विशाल समुद्र था, यानी एक 33 सागर था जहाँ पे आज रेगिस्तान हुआ करता है। क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, आपको बताना है कि राजस्थान के भौतिक स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिएगा, सत्य दे रखा है। सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट को। फर्स्ट क्या दे रखा है कि हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है, तो वो सत्य पूछ रहा है। तो देखिएगा, सत्य पूछ रहा है, यानी हाड़ौती पठार पश्चिमी में मुख्य सीमा भ्रंश का सीमांकित है, तो ये बात तो गलत है। आपको पता होगा हाड़ौती का पठार पश्चिम में तो नहीं आता। दूसरा है पश्चिम रेतीली मैदान का 41.50% क्षेत्र बाल का स्तूप मुक्त है, याद रखिएगा उसने कहा है मुक्त है, तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 है सही है। तीसरा है संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप के उत्तर बृहद मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ये भी बात सही है, मैंने इससे पहले आपको बता रखा है ये क्वेश्चन। चौथा है कि अरावली में वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है, ये बात सही है। विश्व की सबसे प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वतों में अपना अरावली आता है, यानी ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 हमारे सही है। तो देखते हैं, देखिएगा
2 3 4 किस में दे रखा है, तो 2 3 4 दे रखा है अपना ऑप्शन नंबर 3 में, तो यही हो जाएगा अपना आंसर। अब बात करते हैं, देखिएगा व्याख्या की। तो महान सीमा भ्रंश हाड़ौती एवं अरावली के मध्य स्थित है। याद रखिएगा, हाड़ौती और अरावली के मध्य महान सीमा भ्रंश है। अगर विस्तार की बात की जाए तो बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और चित्तौड़गढ़ में इसका विस्तार है। यह पठारी भाग उत्तर पश्चिम में अरावली के महान सीमा भ्रंश द्वारा दक्षिण पूर्व मैदान के मेवाड़ के मैदान द्वारा सीमांकित होता है। तो इस चीज़ को आप याद रखें, जिससे कि आपको महान सीमा भ्रंश के बारे में अच्छे से जानकारी मिल सके। बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ, तो देखिएगा राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया गया है। अब देखिएगा किस चीज़ में आधारभूत वर्णन किया गया है। यहाँ पे आपके लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, किसने किया है, तो याद रखिएगा A.M. हेरोन। अगर बात की जाए तो A.M. हेरोन ने इसका जो क्या है कि वर्णन किया है। इसका विस्तार देखते हैं, देखिएगा क्या दे रखा है विस्तार। इन विस्तारों से आपको आने वाले क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो देखिएगा राजस्थान के भूतात्विक सर्वेक्षण कड़ी में A.M. हेरोन, T.H. D.L. टॉर्से एवं M.S. कृष्णन एवं A.L. कॉल्सन, C.A.T. हैकेट, P.K. घोष और D.N. बॉडिया आदि का नाम उल्लेखनीय है। किंतु राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन करने वाले कौन थे, A.M. हेरोन, जो कि 1936 और 1953 में इन्होंने प्रस्तुत किया था। 1936 में पहली बार, 1953 में उसका संशोधित रूप। तो याद रखिएगा A.M. हेरोन को आपको याद रखना है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाप वोल्डर्स युग से संबंधित है। अगर बाप वोल्डर्स युग की बात की जाए तो इससे क्या संबंधित है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो इससे संबंधित है अपना कॉर्बोनिफेरस, यानी ऑप्शन नंबर 3 है वो अपना आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार देख लेते हैं कि परमियन कॉर्बोनिस बाप बोल्डर बेल्ट जोधपुर जिले के बाप गांव के आसपास गोलास्म स्तर तालचीर बोल्डर बेड के समकालीन माने जाते हैं। बाप गोलास्म संसद के अंतर्गत गोलाकार एवं अर्धगोलाकार रूप से गोलास्म बटिया, गटिया और आदि बहुतायी रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला क्वेश्चन अपना क्या होने वाला है कि राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है। आपसे पूछ रहा है प्राचीनतम है, तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जो हमारा अरावली है वो प्राचीनतम है, सबसे ज़्यादा प्राचीनतम है वो अरावली है। इसका विस्तार देखते हैं, जिससे कि आपको आने वाली परीक्षा में काफ़ी मदद मिल सके। तो देखिएगा राजस्थान का भौगोलिक प्रदेश में सर्वप्रथम अरावली का, उसके बाद दक्षिण पूर्वी पठार का, उसके बाद पूर्वी मैदान का तथा सभी के बाद में पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश का उद्भव हुआ। याद रखिएगा इस चीज़ को आपको बहुत ही विशेष रूप से याद रखना है कि सबसे पुरानी है वो अरावली है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाती है अपनी दक्षिण पूर्वी भाग, तीसरे नंबर पे आ जाती है अपने पूर्वी मैदान और चौथे नंबर पे आ जाती है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। यानी नए की अगर बात की जाए तो सबसे नए है हमारा जो मरुस्थल है वो सबसे नया है। अब देखिएगा किस युग में किसकी स्थापना हुई, तो देखिएगा अरावली है वो प्री कैम्ब्रियन युग में बनी थी, दक्षिण पूर्वी पठार है वो क्रिटेशियन युग में आता है, पूर्वी मैदान है वो प्लीस्टोसीन प्रारंभिक युग में आता है, जबकि जो थार का मरुस्थल है वो प्लीस्टोसियन उत्तर युग में आता है। याद रखिएगा ये दोनों ही प्लीस्टोसियन है, लेकिन पूर्वी पहले आता है और थार वाला बाद में आता है। और इसी प्रकार से अरावली सबसे नया है तो इसको प्री से याद कर सकते हैं अपन, और लास्ट में तो यही बचा तो इसको हम क्रिस्टेशियन युग से अपन याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान को वी.सी. मिश्रा ने कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा था। तो वी.सी. मिश्रा ने इसको 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा था। क्वेश्चन को देखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का वर्णन कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही चुनिए। आपको सही चुनना है। ठीक है, तो राज्य के 61.11% भूभाग क्षेत्र में पश्चिमी रेतीला मैदान विस्तार है। ये बात बिल्कुल सही है, इसका मतलब पहला तो अपना सही हो गया। ठीक है, दूसरा दे रखा है कि राज्य के 9.60% भू क्षेत्र में अरावली पर्वतीय मैदान का विस्तार है। तो ये गलत है, 9.6 नहीं है वो 9.3 है।
ठीक है, तो ये गलत हो गया दूसरा ऑप्शन। तीसरा है कि राजस्थान के 23.03% भूभाग क्षेत्र में पूर्वी मैदान विस्तार है, तो ये भी बात गलत है क्योंकि वो 23.03 नहीं है, वो है 23.30। ठीक है, तो तीसरा भी गलत हो गया। चौथा है कि राज्य के 6.37% भूभाग क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी पठारी मैदान का विस्तार है, तो ये भी गलत है क्योंकि ये 6.37 नहीं है, ये है 6.89 यानी 6.89%। तो चौथा भी गलत है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो सही होने वाला है। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो अपना सही हो जाएगा कि पहला ही कूट है वो बिल्कुल सही है। थोड़ी थोड़ी गलतियाँ दे रखी हैं। बात की जाए अगले क्वेश्चन की, तो राजस्थान में कौन सा युग्म सही है, राजस्थान में कौन सा युग्म सही है। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है मरुस्थल का प्रतिशत और यहाँ पे उसमें रहने वाली जनसंख्या दे रखी है। तो 60% मरुस्थल है जिसमें 40% जनसंख्या निवास करती है, ये बात सही है। 55% मरुस्थल है जिसमें 45, ये तो सभी गलत हो गए क्योंकि आपको पता होगा मरुस्थल है वो 60% है जिसमें जनसंख्या 40% है, तो केवल ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है यहाँ पे। बात की जाए अगले क्वेश्चन की, तो राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है। तो आपको पता होगा कि जो राजस्थान का मरुस्थल है वो थार के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 है वो सही है कि राजस्थान का जो मरुस्थल है वो थार के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल एवं जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि कितना प्रतिशत है वो जनसंख्या है और कितना प्रतिशत मरुस्थल है। तो यहाँ पे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं 40% क्षेत्र, 61% क्षेत्र पर 40% जनसंख्या। देखिएगा ये क्वेश्चन कितनी बार आया है, रिपीट हुआ है। राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थल से घिरा हुआ है। तो वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो वो 61% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अरावली श्रृंखला के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। देखिएगा पश्चिम और उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों की बात हो रही है, तो इसमें जो जनसंख्या निवास करने वाली है वो है 40%, क्योंकि पश्चिम का मतलब क्या हो गया 61% भूभाग मरुस्थल वाला, तो उसमें 40% जनसंख्या निवास करती है। अगली बात की जाए क्वेश्चन की, तो राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है। याद रखिए सबसे ज़्यादा आपको पता होगा जो क्षेत्रफल अपना राजस्थान में है वो है अपना उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार दिशा में हो रहा है, किससे किस दिशा में हो रहा है। तो याद रखिएगा पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है, यानी अगर ये राजस्थान है तो इस दिशा से इस दिशा की ओर विस्तार हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है। याद रखिएगा थार का मरुस्थल है वो किन राज्यों तक है। तो राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा, इन चारों राज्य में है वो थार का मरुस्थल फैला हुआ है। ठीक है, अब हम थार के मरुस्थल में और राजस्थान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बात करेंगे जो कि आने वाली परीक्षा में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद स्थापित होंगी। देखिएगा थार का मरुस्थल विस्तार है वो भारत में 85%, याद रखिएगा पाकिस्तान में 15% है। इसका विस्तार भारत में अगर बात की जाए राजस्थान में तो 62% है, और हरियाणा, गुजरात, पंजाब में भी स्थित है, लेकिन सबसे ज़्यादा 62% किस में है वो है अपने राजस्थान में। थार का मरुस्थल उत्तर पश्चिम में 640 किलोमीटर लंबा, याद रखिएगा इसको, एवं 300 किलोमीटर चौड़ा रेतीला मरुस्थल है। इसका कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। ये डायरेक्ट डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की पुस्तक राजस्थान के भूगोल से लिया गया है, इस चीज़ को भी आप याद रखें। 1,75,000 आप डाटा को याद रखें, और तो इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, इस क्षेत्र को रुच्च क्षेत्र भी कहा जाता है, याद रखिएगा। थार के रेगिस्तान में एकाएक वर्षा होने से बालुका स्तूपों के मध्य निचली भूमि के गर्त जल से भर जाते हैं। इन मध्यवर्ती गर्त को मरहो कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मरहो किसे कहा जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में जहाँ जल वैसन पाए जाते हैं उसके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है, जिसे नखलिस्तान कहा जाता है। याद रखिएगा इसको क्या कहा जाता है, नखलिस्तान।
अब इससे रिलेटेड देखिएगा कितने क्वेश्चन हैं जो कि पूछे गए हैं। पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है, तो आपको मैंने अभी बताया था 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान का परगणित मरुस्थल क्षेत्र लगभग कितना है, तो ये है 1,79,250.67 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की, तो राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत रेगिस्तान है, तो वही बात आ गई, लगभग कितना है 2/3। तो यहाँ पे हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनका हमने पार्ट फर्स्ट कर लिया है। ठीक है, इसके बाद हम जो भी क्वेश्चन बचे हैं उनको सेकंड पार्ट में करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कर देना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं भौतिक स्वरूप के पार्ट सेकंड को। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट करा दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, जिससे कि आपको ये पार्ट भी अच्छी तरीके से समझ में आए। तो चलते हैं अपने पार्ट सेकंड की तरफ। क्वेश्चन है कि राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार दिशा में हो रहा है, किस दिशा में हो रहा है, तो याद रखिएगा जो राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भू जलवायुक प्रमाणों के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था, तो याद रखिएगा 7,000 वर्ष पूर्व कोई भी राजस्थान में मरुस्थल नहीं हुआ करता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्री तल से सबसे कम ऊंचाई है, सबसे कम ऊंचाई है वो है दक्षिणी भाग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के कितने जिलों में थार के जो थार रेगिस्तान है वो फैला हुआ है, तो याद रखिएगा वो लगभग 12 जिलों में फैला हुआ है। उन जिलों को देख लेते हैं कौन कौन से ज़िले हैं वो, तो वो हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, जालौर, पाली, बाड़मेर, जोधपुर। याद रखिएगा ये 12 ज़िले हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है नागौर, सीकर और झुंझुनू और चूरू। ठीक है, पाली और जालौर को पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान के मरुस्थल के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपको इसमें से सिर्फ वो कथन बताना है जो कि सही है। तो राजस्थान के रेगिस्तान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर जिले शामिल हैं, तो ये बात तो सही है। तो इसका मतलब हमसे सही पूछा था, तो यही बात बिल्कुल सही है। और ये सभी हैं वो गलत होंगे क्योंकि हमको सही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का आपको चयन करना है कि राजस्थान के मरुस्थल में वर्षा का अभाव रहता है, तो ये बात तो सही है। राजस्थान के रेगिस्तान को थार मरुस्थल कहा जाता है, तो ये भी बात सही है। थार का मरुस्थल राजस्थान के बीकानेर जिले से अजमेर जिले व कोटा जिले तक विस्तृत है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड ही अपना आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड सही किस में दे रखा है, पहले में दे रखा है, सॉरी दूसरे में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा है वो अपना आंसर यहाँ पे होने वाला है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चनों की, तो देखिएगा गतिशील रेत के टीलों को राजस्थान का स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसको धरियन कहा जाता है। आपको पता होगा रेत के टीलों के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिएगा पश्चिमी राजस्थान में शुष्क मरुस्थल को बालू रेत के टीले यानी धोरे या धरियन कहा जाता है कि अधिक फैलाव के कारण थली यानी रेत की एक रेत होती है वहाँ पे, उसको थली कहा जाता है। वायु द्वारा लाई गई समस्त बालू का भार सिर से छोर तक वायु की मंद गति पड़ने के कारण छोड़ दिया जाता है। इसकी दोनों भुजाओं के बीच वायु की रगड़ से गर्त बन जाता है। इसको स्थानीय भाषा में ढांड कहा जाता है। याद रखिएगा इसको स्थानीय भाषा में ढांड कहा जाता है। बात की जाए अगर अगले क्वेश्चन की, तो राजस्थान में स्थित थार के मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है, तो आपको पता होगा ये तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है, जो कि सबसे नवीनतम प्रदेश है। अब देखिएगा इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि थार राजस्थान में पूर्वी भाग किसी समय 33 सागर हुआ करता था, ये आपको पता होगा। 33 सागर के अवशेष के रूप में राजस्थान में आज भी सामर, डीडवाना, पंचभद्रा आदि खारे पानी की झीलें, यानी ये सभी बताती हैं कि जो राजस्थान है
वो वहाँ पे बहुत पहले एक समुद्र हुआ करता था। प्लाया झीलें, ये सभी क्या है, खारे पानी की झीलें। ओकल गांव जो कि जैसलमेर में स्थित है, जीवाश्मी प्रमाण भी इसी की ओर अंकित करते हैं। आपको पता होगा यहाँ पे बहुत सारे फॉसिल अवशेष पाए गए हैं ओकल फॉसिल गांव में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गौड़वाड़ प्रदेश राजस्थान के किस बृहद भू आकृति विभाग का भाग है। तो याद रखिए, अगर गौड़वाड़ प्रदेश की बात की जाए तो ये पश्चिमी शुष्क भाग है, उसको गौड़वाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो पश्चिमी राजस्थान में अर्ध शुष्क मैदान के उपखंड लूनी बेसिन को गोंडवाना प्रदेश कहा जाता है। याद रखिए, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि लूनी बेसिन का जो प्रदेश है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको गोंडवाना प्रदेश कहा जाता है, जो कि अर्ध शुष्क मैदान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है। यानी इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी है जो थार के मरुस्थल से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन है कि यहाँ शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं, तो ये बात तो गलत है। संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा गोला लगाना पड़ेगा जिससे कि आप इस चीज़ को समझ सकें कि नहीं पूछ रहा है। तो ये बात तो सही है, शुष्क तो होता है थार का मरुस्थल। यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है, ये भी बात सही है। यहाँ सदाबहार वन कहाँ से पाए जाएंगे, आपको पता है यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, तो सदाबहार तो वन नहीं पाए जाएंगे, तो ये बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। चौथा देख लेते हैं, यहाँ बालू स्तूप प्रदेश है, यानी यहाँ बालू स्तूप पाए जाते हैं, तो ये भी बात सही है। यानी हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे नहीं पाए जाते। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे उसके बारे में भी दे रखा है कि थार के मरुस्थल में कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं, जबकि सघन सदाबहार वन दक्षिण पूर्वी पठार में पाए जाते हैं। यानी जो सदाबहार हैं वो दक्षिण पूर्वी पठार में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वो है, कथन ये है कि पश्चिमी रेगिस्तान में वनस्पति बहुत ही कम है, और कारण इसका क्या है। तो इसका कारण है कि थार मरुस्थल में वर्षा कम होती है। तो याद रखिएगा, कथन सही है और उसका जो कारण है वो भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में मानव की पसंदीदा जगह जहां एक दशक में 9 उल्कापिंड करें, ये आपको बताना है कहाँ पे सबसे ज़्यादा उल्कापिंड करते हैं। तो थार के जो रेगिस्तान है वहाँ पे सबसे ज़्यादा उल्कापिंड करने की घटनाएं होती हैं। अब देखिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि पिछले एक दशक में सर्वाधिक उल्कापिंड थार रेगिस्तान में गिरे हैं। पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को चौलिस्तान कहा जाता है, याद रखिएगा। और थार का मरुस्थल विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल है। सिर्फ हमारे यहाँ पे ये थार का मरुस्थल इतना है जो 61% क्षेत्रफल पर 40% जनसंख्या निवास करती है। बात की जाए अगले क्वेश्चन की, तो पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है। देखिएगा, वो पूछ रहा है मुक्त, तो याद रखिएगा वो है 41.5%, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जो कि अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे। देखिएगा, थोड़ा सा विस्तार हम देख लेते हैं। बालू का मुक्त अगर की बात की जाए तो यहाँ पे दे रखा है 41.50%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा कि राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान के क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा 60% क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है। तो अर्धचंद्राकार जो रेत के टीले हैं उनको बरखान कहा जाता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। और बरखान के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो बरखान यानी इसको बरछान भी कहते हैं, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है जो 20 सेमी समवर्षा वाले पश्चिमी क्षेत्रों में 10 से 20 मीटर की ऊंचाई एवं 100 से 200 मीटर तक की चौड़ाई तक फैला रहता है। मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान बरखान बालूकान स्तूप का होता है क्योंकि ये सर्वाधिक गतिशील होते हैं। भोलेर यानी चूरू, जैसलमेर, सीकर, सूरतगढ़, रूरकर्ण, करणी माता, बाड़मेर, ओसिया, जोधपुर में मिलते हैं। यह बालू का स्तूप मंद पवनों की ढील, तीव्र पवनमुखी ढाल द्वारा वाला होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ से आपको याद रखना है कि स्तूप है वो मंद पवन
मुखी ढाल और तीव्र पवनों की ढाल वाला होता है। और दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि 20 सेमी वर्षा वाले क्षेत्र में इनकी ऊंचाई होती है वो 10 से 20 होती है और चौड़ाई होती है वो 100 से 200 मीटर तक होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि याद रखने वाली हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनानुमुखी ढाल एवं तीव्र पवनानुमुखी ढाल वाला बनता है। तो अभी आपको मैंने बताया था ये होते हैं बरखान। तो आपको छोटी छोटी अगर चीज़ें याद हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पे बरछान पूछ लिया कि एक्चुअल में बरछान है क्या। तो वही जो आपको मैंने पहले बता दिया है कि विशेष आकृति वाला बालू के टीले हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जो कि अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि बरखान या बरछान स्थलाकृति किस भौतिक विभाग से संबंधित है। तो ये किससे होगी, मरुस्थलीय से। देखिएगा कितने सारे क्वेश्चन हैं जो कि बरछान से पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बरखान बालू स्तूप प्रधानतः राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। देखिएगा अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो वर्षा होती है वो कितनी होती है 20 सेमी, 10 से 20 सेमी। तो इसका मतलब ये जो पाए जाएंगे वो 20 सेमी वर्षा रेखा के पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाएंगे। बस छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है। अगला है कि सीप क्या है, देखिएगा इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये क्या है, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है। अनुदैर्घ्य आप समझते हैं, एक होता है अनुप्रस्थ, एक होता है अनुदैर्घ्य। तो अनुदैर्घ्य होता है वो होता है दिशा के अनुसार इस प्रकार, और अनुप्रस्थ की बात होता है तो वो होता है लंबवत। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं जिससे कि आने वाले प्रश्न हमारे सॉल्व हो सकें। तो बरखान के निर्माण में जब पवन की दिशा परिवर्तित होती है तो बरखान की भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है जिसको सीप कहते हैं। यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पे बना हुआ है, अगर इस टाइम ऐसी हवा चलेगी तो ये क्या करेगा, यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, इसको कहेंगे हम सीप। ठीक है, यानी जो बरखान है वो बरखान अगर एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाता है पवन की दिशा में तो उसको हम सीप कहते हैं। अब देखिएगा फिर क्वेश्चन वही आ गया कि राजस्थान के थार मरुस्थल में दृश्यवती नदी घाटी में किस प्रकार के बालू का स्तूप के चिन्ह मिले हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये दृश्यवती नदी है वो कहाँ है, इसका क्या नाम है। तो याद रखिएगा यहाँ पे रेखीय और पवनानुमुखी बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जो कि इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं पवनानुवर्ती के बारे में, जो पवनानुवर्ती बालू का स्तूप है उनके बारे में कि अनुदैर्घ्य, पवनानुवर्ती और रेखीय बालू का स्तूप, इन तीनों का नाम एक ही है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। इनका विस्तार है वो जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में पाया जाता है। इन रेखीय बालू का स्तूपों की ऊंचाई 10 मीटर से 60 मीटर तक होती है। पवनानुमुखी स्तूप पवनों की दिशा के समांतर सीप बनाने वाले स्तूप होते हैं। याद रखिएगा, सबसे पहले आपको याद रखना है कि तीनों एक ही होते हैं। दूसरी बात, इनकी जो ऊंचाई है वो कितनी हो सकती है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि ये किस ज़िले में पाए जाते हैं। तो जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर, इनमें सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। देखिएगा वही क्वेश्चन रिपीट हो गया आया कि जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया अनुदैर्घ्य, यानी जो पवन की दिशा के समांतर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में कौन सा एक बालू का स्तूप नहीं पाया जाता। पाया कौन सा नहीं जाता, थली नहीं पाया जाता। ठीक है, थली है वो रेगिस्तान का एक प्रकार है। ठीक है, न कि बालू का स्तूप का एक प्रकार, जबकि बरखान, सीप, पैराबोलिक ये सभी पाए जाते हैं। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा हम इसके बारे में विस्तार देख लेते हैं। बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश में सर्वाधिक बालू का स्तूप है वो जैसलमेर में पाए जाते हैं। सभी प्रकार के बालू का स्तूप केवल जोधपुर में पाए जाते हैं। बरखान यानी वर्षान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, याद रखिएगा, अनुदैर्घ्य, पवनानुमुखी रेखीय बालू का स्तूप और पैराबोलिक बालू का स्तूप ये प्रकार हैं। और सीप बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ये क्या है, बालू का स्तूपों के प्रकार हैं। ठीक है, अब देखिएगा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। देखिएगा ये वो चीज़ें हैं, अगर आप यहाँ से एक बार पढ़ लोगे तो 80 से 90% तो ये मान लीजिए आपकी जीके सिर्फ प्रश्नों से तैयार हो जाती है, जो कि टू द पॉइंट होती है। आप क्या पढ़ रहे हो वो अलग चीज़ है, लेकिन जो आप प्रश्न से आंसर तक पहुँचते हो तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो देखिए हम देखते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। तो इनकी ऊँचाई 10 से 40 मीटर होती है। स्तूपों के मध्य याद रखिएगा 500 से 1000 मीटर होती है। इनके मध्य की अगर दूरी बात की है, ये पवनों की दिशा
के समकोण बनते हैं। याद रखिएगा, मैंने आपको बताया अनुप्रस्थ मतलब होता है लंबवत। ये बीकानेर, हनुमानगढ़ के रावतसर, गंगानगर के सूरतगढ़, चूरू, झुंझुनू जिलों में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है किस जिले में पाए जाते हैं, तो बीकानेर। याद रखिएगा, बीकानेर और हनुमानगढ़ को आपको लगाना है अनुप्रस्थ बालुका स्तूप की जगह पे। तारा बालुका स्तूप, देखिएगा थोड़ा इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं कि तारा बालुका स्तूप है वो हमादा के चारों ओर पाए जाने वाले बालुका स्तूप को तारानुमा बालुका स्तूप कहा जाता है। तारा बालुका स्तूप जैसलमेर के मोहनगढ़, याद रखिएगा, पोकरण क्षेत्र और गंगानगर के सूरतगढ़ में मिलते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको विशेष रूप से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालुका स्तूप मिलते हैं। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप किस क्षेत्र में मिलते हैं ये भी आपको पता करना है। तो याद रखिएगा, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप जो पाए जाते हैं वो मैंने अभी आपको बताया था, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये पाए जाते हैं बीकानेर जिले में पुंगल के चारों ओर। याद रखिएगा, बीकानेर जिले में पुंगल के चारों ओर पाए जाते हैं। बात की जाए अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन है कि अनुप्रस्थ बालुका स्तूप बालुका टीले राजस्थान के किस जिले में मिलते हैं। तो याद रखिएगा, ये बीकानेर और गंगानगर में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बालुका स्तूपों का प्रकार नहीं है, आपको प्रकार कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, पैराबोलिक होता है, बरखंड होता है, नहीं रेखीय भी होता है, लेकिन याद रखिए इंसैर वर्ग है वो कोई भी प्रकार नहीं होता है बालुका स्तूप का। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना चाहिए। बात की जाए अगले क्वेश्चन की, तो थार मरुस्थल में स्थलाकृति किस प्रकार के बालुका स्तूपों से पट्टी पड़ी है। तो आपको पता होगा सबसे ज़्यादा पैराबोलिक हैं जो थार के मरुस्थल में पाए जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार देख लेते हैं जिससे कि आपको आने वाली परीक्षा में सुविधा हो कि राजस्थान के विपरीत या हेयर पिन जैसा बालुका स्तूप को पैराबोलिक बालुका स्तूप कहते हैं। याद रखिएगा, इसके 3 नाम हैं। राजस्थान के विपरीत पाया जाता है और इसकी हेयर पिन जैसा होता है। इस प्रकार के बालुका स्तूप बीकानेर, राजस्थान में बीकानेर में पाए जाते हैं। याद रखिए, सर्वाधिक पाए जाते हैं। और पैराबोलिक बालुका स्तूप का विस्तार है वो संपूर्ण राजस्थान में होता है। तो सबसे ज़्यादा पूरे राजस्थान में पाए जाते हैं कौन से, पैराबोलिक। सबसे ज़्यादा किस जिले में पाए जाते हैं, बीकानेर में। इनका आकार कैसा होता है, तो इनका आकार हेयर पिन के समान होता है और ये राजस्थान के विपरीत पाए जाते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको आने वाली परीक्षा में मदद करेंगी। क्वेश्चन है कि थार के मरुस्थल में पैराबोलिक क्या है, तो आपको पता होगा ये एक बालुका स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल के सबसे प्रमुख बालुका स्तूप कौन से हैं, तो आपको पता होगा पैराबोलिक, जो कि पूरे राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालुका स्तूप मुक्त है। देखिएगा, मुक्त है मतलब जहाँ पर नहीं पाए जाते। तो शेरगढ़ सिम में पाए जाते हैं, ओसिया शेरगढ़ में पाए जाते हैं, वायु तो चौटन में पाया जाता है, लेकिन फलौदी पोकरण में नहीं पाए जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 4 है वो गलत हो गया। इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बालुका मुक्त प्रदेश। तो स्थल मरुस्थल के अधिकांश भाग में बालुका स्तूपों का अभाव है। याद रखिएगा, इस क्षेत्र को बालुका स्तूप रहित प्रदेश कहा जाता है। यह प्रदेश जैसलमेर के चारों ओर लगभग 65 किलोमीटर क्षेत्र है में पोकरण तहसील के लगभग आधे भाग फलौदी तहसील के दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्र में विस्तृत है। याद रखिएगा, इसको कहते हैं हम बालुका मुक्त प्रदेश। 65 किलोमीटर और जैसलमेर की तरफ पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि कर लिए हैं। बाकी क्वेश्चन को हम बाद वाले वीडियो में करेंगे क्योंकि फिर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो आप आने वाली वीडियो का वेट कर सकते हैं जिससे कि आपको जितने भी आए हुए प्रश्न हैं उनको आप सॉल्व कर सकें, देख सकें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और हमको किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए। तो इन प्रश्नों से आपको यही फ़ायदा होगा। ठीक है, तो जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको आगे वाली वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम करने वाले हैं राजस्थान का भौतिक स्वरूप। इससे पहले हम भौतिक स्वरूप से संबंधित 2 वीडियो डाल चुके हैं, तो आपने वो नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट राजस्थान जीके में जाके देख सकते हैं जिसमें सभी वीडियो पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो है वो तीसरा पार्ट है इसका। इसमें हम क्वेश्चन और उससे संबंधित थ्योरी देख रहे हैं जिससे कि आने वाली परीक्षाओं में आपको किसी भी प्रकार का और तरीके से कोई भी नोट्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर 80 से 90% क्वेश्चन है वो
यहीं और इन थ्योरियों में से ही आ जाएंगे, ठीक है। तो आप कोई भी टेंशन ना लें, और अगर आप कहीं और से भी एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप क्वेश्चनों के आधार पर देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन है कि राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है। तो जो ड्यून मुक्त ट्रैक्ट है वो कहाँ पे पाया जाता है, सबसे पहले आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, ये पाया जाता है बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी और पोंकड़, यानी इन क्षेत्रों में पाया जाता है ड्यून मुक्त ट्रैक्ट। सीधी बात है, बालों का मुक्त प्रदेश, ठीक है। हिंदी में अगर बात करें तो ये बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी, पोंकड़ में पाया जाता है। बात की जाए क्वेश्चन नंबर सेकंड की कि लाठी सीरीज क्या है। तो लाठी सीरीज है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये है एक भूमिगत जल पट्टी। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है कि लाठी सीरीज क्षेत्र है वो जैसलमेर से पोंकड़ व मोहनगढ़ तक पाकिस्तानी सीमा के सारे एक भूगर्भीय जल की चौड़ी पट्टी है, जिसे लाठी सीरीज क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ चांदन नलकूप पेयजल आपूर्ति के कारण थार का घड़ा भी कहा जाता है। याद रखिएगा इसको, थार का घड़ा भी कहा जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो जिस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान यानी नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है वह है। तो आपको पता होगा ये जैसलमेर है, यहाँ पे ये पाए गए थे। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आकल गांव जैसलमेर से 17 किलोमीटर दूर जैसलमेर बाड़मेर मार्ग में स्थित है। इस क्षेत्र में जीवाश्म अवशेष बनाया गया है। यहाँ 21 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 18 करोड़ वर्ष पूर्व सागरीय जीवाश्म पाए गए। आकल वुड फॉसिल पार्क का समय जुरासिक काल का है। यहाँ विश्व में प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष पाए गए। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, प्राचीनतम लकड़ी के जो अवशेष हैं वो फॉसिल पार्क में पाए गए हैं, ठीक है, आकल गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओकल जो कि जैसलमेर में स्थित है, जिससे संबंधित है वह क्या है। तो आपको पता होगा ये काष्ठ जीवाश्म से संबंधित है। देखिएगा इसी से रिलेटेड फिर क्वेश्चन आ गया कि राजस्थान में ओकल काष्ठ उद्यान किस स्थान पर स्थित है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये है ओकल गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन है कि निम्न में से थार मरुस्थल के भाग हैं। थार मरुस्थल का कौन कौन सा भाग है। तो गौड़वाड़ा प्रदेश बिल्कुल थार में आता है। शेखावाटी प्रदेश ये भी थार में आता है, क्योंकि इसमें झुंझुनू आते हैं। और गौड़वाड़ प्रदेश में आपको पता होगा नूनी नदी आती है, जो कि मरुस्थल की नदी है। बनास नदी भी इसी में आती है, लेकिन घग्गर प्रदेश है वो मरुस्थल का भाग नहीं है। तो सॉरी बनास नदी नहीं है भाग, मगर घग्गर प्रदेश तो बिल्कुल भाग है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ अपना आंसर हो जाएगा। तो वो है हमारा थर्ड नंबर, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। अब देख लीजिए, इसके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा मददगार होगा। कुछ सबसे पहले हम देखते हैं अर्ध शुष्क मैदान का विभाजन। इसमें आता है घग्गर प्रदेश। तो देखिएगा काली चिकनी मिट्टी सबसे पहले आपको याद रखनी है कि यहाँ पे काली चिकनी मिट्टी पाई जाती है से बने उपजाऊ प्रदेश का विस्तार गंगानगर से हनुमानगढ़ जिलों के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है, जहाँ प्राचीन काल से घग्गर नदी हिमालय से निकलकर इस प्रदेश में बहती है। घग्गर नदी के पाट को राजस्थान में नाली कहा जाता है। देखिए 3-4 क्वेश्चन बने यहाँ से। सबसे पहले अर्ध शुष्क प्रदेश में आता है घग्गर क्षेत्र, याद रखिएगा। उसमें मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो काली चिकनी मिट्टी पाई जाती है। किस जिले में घग्गर प्रदेश स्थित है, तो वो गंगानगर और हनुमानगढ़ में स्थित है। और तीसरी बात ये निकल के आती है कि जो घग्गर नदी है वो जिस क्षेत्र में बहती है उसको क्या कहते हैं, पाट कहते हैं। और जिस राजस्थान के क्षेत्र में बहती है उसको यानी नाली कहते हैं। यानी घग्गर का क्षेत्र है, उस नदी के पाट को राजस्थान में क्या कहते हैं, नाली कहते हैं। तो ये 4-5 क्वेश्चन है जो कि हर एक परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं और वो चीज़ें आपको याद रखनी भी चाहिए। अब देखिएगा हम नागौरी उच्च भूमि के बारे में बात करते हैं, जो कि अर्ध शुष्क प्रदेश का क्षेत्र है। कि नागौरी उच्च प्रदेश नागौर जिले में विस्तृत है, ठीक है। इसका अधिकांश भाग अंतःप्रवाही है, याद रखिएगा। नागौरी उच्च प्रदेश है वो अंतःप्रवाही है, जिसके धरातल में कई गर्त पाए जाते हैं, जहां वर्षा का जल भर जाने से खारे पानी की
मौसमी झीलें, याद रखिएगा मौसमी झीलें कहाँ पाई जाती है? नागौरी उच्च क्षेत्र में, जिससे नमक का उत्पादन किया जाता है। सामर, डीडवाना आदि नमक की झीलें इस प्रदेश में स्थित हैं। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है कि नागौरी उच्च भूमि के अंतर्गत सामर और डीडवाना झीलें पाई जाती हैं। सोडियम तत्व की अधिकता होने के कारण यहाँ रेतीला प्रदेश है, याद रखिएगा, होने के कारण प्रदेश में अधिक होने के कारण बंजर व रेतीला प्रदेश है। नागौर से अजमेर के मध्य फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों को कूबड़ पट्टी कहा जाता है। इस चीज़ को आपको विशेष रूप से याद रखना, कई बार एग्जाम में ये चीज़ पूछ ली गई है कि देखिए कूबड़ पट्टी है वो किस से प्रभावित है? तो जो फ्लोराइड पदार्थ है उससे प्रभावित है। किन के बीच में पाई जाती है? तो नागौर और अजमेर। इस चीज़ को आपको विशेष रूप से याद रखना है कि कूबड़ पट्टी नागौर और अजमेर के बीच में पाई जाती है। बात करें शेखावाटी क्षेत्र की, तो देखिएगा जो शेखावाटी क्षेत्र है इसको आंतरिक प्रवाह जल प्रवाह का मैदान भी कहा जाता है। राजस्थान का उत्तर पूर्वी भाग अंतर प्रवाह क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अरावली श्रेणी दक्षिण पूर्व में एक और उपजाऊ मैदान तथा दूसरी तरफ शेखावाटी क्षेत्र स्थित है। शेखावाटी भूभाग की स्थलाकृति ऊबड़ खाबड़ बालू के टीलों द्वारा परिलक्षित होती है। यह संपूर्ण क्षेत्र अंतःप्रवाही है जो चूरू, सीकर, झुंझुनू जिलों में स्थित है। इस क्षेत्र में अधिकांशतः वर्खान यानी बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी चाहिए इससे रिलेटेड, कि सबसे पहले कि शेखावाटी प्रदेश को आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ये अरावली के दक्षिण पूर्व में स्थित है, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मैदान है। ठीक है, और अगर इस स्थलाकृति की बात की जाए तो वो ऊबड़ खाबड़ है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें यही हैं जो कि आपको याद रखनी है। और शेखावाटी क्षेत्र में चूरू, सीकर और झुंझुनू ले आते हैं, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। और यहाँ पे अधिकांशतः बरखान पाए जाते हैं, ये भी आपको मैं स्टार्टिंग में बता चुका। अब देखिएगा अपन देखते हैं लूनी बेसिन को। गौड़वाना प्रदेश में जो लूनी बेसिन है उसको गौड़वाड़ा प्रदेश जो क्षेत्र है उसको लूनी बेसिन कहते हैं। सबसे पहले यही चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद देखते हैं कि पश्चिमी मरुस्थल के इस प्रदेश में लूनी व उसकी सहायक नदियां बहती हैं। पाली, सिरोही, जोधपुर, जालौर आदि जिलों में विस्तृत क्षेत्र की सभी नदियां अंशकाल हैं, याद रखिएगा। लूनी बेसिन में सबसे अधिक विस्तृत मैदान भाग समतल प्राचीन कांपीय मैदान है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, जो संपूर्ण बेसिन का 47.51% भाग है। लूनी नदी का पानी बालोतरा की पहाड़ी के बाद तंत्र के कारण मीठी एवं तत्पश्चात नमक युक्त चट्टानें नमक के कारण युक्त मरुस्थलीय प्रदेश के अपवाह तंत्र के कारण खारा हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि बालोतरा तक मीठा रहता है, उसके बाद खारा हो जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा जो बेसिन है वो 47.51% भाग पर स्थित है और कांपीय मैदान कहा जाता है इसको भी याद रखना है। और लूनी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं ये आपको विशेष रूप से याद रखना है, जिसमें देखिएगा पाली, सिरोही, जोधपुर और जालौर। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको इम्पोर्टेंट हैं याद रखने के लिए। अब देखिएगा इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन हैं जो आए हैं, उनको किस तरीके से आप अगर थ्योरी थोड़ी सी पढ़ रखी है तो आप कर सकते हैं। देखिएगा घग्गर का मैदान स्थित है, तो जो घग्गर का मैदान मैंने अभी आपको ये चीज़ पढ़ाई है कि जो घग्गर का मैदान है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के मध्य स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो देखिएगा अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि आंतरिक प्रवाह के लिए हमारा शेखावाटी क्षेत्र है वो जाना जाता है। लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृति विभाग का एक भाग है। तो जो लूनी बेसिन है वो मैंने अभी आपको बताया था पश्चिमी मरुस्थल का एक भूभाग है। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो गौड़वाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि गौड़वाड़ प्रदेश को हम लूनी जवाई बेसिन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो राजस्थान में लूनी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो लूनी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जानेंगे, गौड़वाड़ प्रदेश को। जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन का पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे आपको मिलान करना है जो कि पहले से ही दिया गया है। ठीक है, तो सुमेलित करना है। तो शुष्क रेतीला प्रदेश आपको पता है, शुष्क रेतीले प्रदेश को बाप भी कहा जाता है जोधपुर में। लूनी बेसिन की अगर बात की जाए तो ये पचपदरा बाड़मेर से होकर निकलती है।
शेखावाटी प्रदेश अगर बात की जाए तो ये मिल जाएगा डेगाना से, ठीक है। और घग्गर प्रदेश की बात की जाए तो इसको राजस्थान में इसके प्रवाह क्षेत्र को नाली कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मिलता है ए से 4 बार मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो अपना आंसर हो जाएगा। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसके बारे में। तो घग्गर नदी के पाट को राजस्थान में नाली कहा जाता है, ये आपको पता होगा, मैंने अभी आपको बताया था। लूनी बेसिन क्षेत्र में पाली, सिरोही, जोधपुर, जालौर और नागौर के दक्षिणी भाग तक विस्तृत इस क्षेत्र में पचवदरा, सनवरला, कपराना खारे पानी के क्षेत्र हैं। शुष्क रेतीले मरुस्थल का वालुका स्तूप मुक्त प्रदेश बाप यानी जोधपुर, जो बाप है वो जोधपुर में स्थित है, जो बाप क्षेत्र है वो। और जो पोकड़ है वो जैसलमेर जिले में स्थित है। प्रमुख रन है, रन मतलब होता है रेतीले मैदान, मतलब एक तरीके का था। शेखावाटी प्रदेश के अंतर्गत चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर के उत्तरी भाग और डेगाना आते हैं, याद रखिएगा। इन चीज़ों को अगर आप पढ़ लोगे तो आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी मिलेगी कि अगर आने वाला क्वेश्चन है वो किस तरीके से। अगला क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान के किस अंचल को बागड़ प्रदेश भी कहा जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो राजस्थान है उसमें जो बागड़ प्रदेश है वो शेखावाटी प्रदेश को कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि बागड़ राजस्थान में 2 भूभागों क्षेत्रों का वाचक है। देखिएगा अब बागड़ क्या क्या है। तो बागड़ प्रदेश बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, याद रखिएगा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। पहाड़ क्षेत्र को स्थानीय भाषा में वागड़ कहा जाता है, याद रखिएगा जी, ये वाला वागड़ है, इसमें बीच में वो नहीं आता, तो वाला है। अब कीजिए बागड़ की, तो ये देखिएगा ये वाला है बागड़। यह अरावली पर्वत व पश्चिमी स्थल के मध्य भाग है, याद रखिएगा, मरुस्थल के मध्य है, याद रखिएगा इस चीज़ को विशेष रूप से कि जो ये वाला बागड़ है वो अरावली और पश्चिमी मरुस्थल के मध्य स्थित है। यह झुंझुनू, सीकर, पूर्वी चूरू, नागौर व पाली जिले में स्थित है, याद रखिएगा। ये बागड़ है वो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर में स्थित है, और ये बागड़ है वो झुंझुनू, सीकर, चूरू और नागौर जिले में स्थित है। अगर हम बात करें आगे तो नरहड़, पिलानी, भादरा, नाहौर, हनुमानगढ़ एवं कनाड़ा आदि भूभाग क्षेत्र में जिनपाद संकलित खतरगच पट्टावली में बागड़ नाम से बहुत अभिहित किया गया है, और ये चीज़ें हैं वो सुजस से ली गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि एक्चुअल में वागड़ और बागड़ क्या चीज़ है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो क्षेत्र और जिले में कौन सा युग्म सही है। तो वागड़ है क्या वो बुनी में पाया जाता है, वागड़ बांसवाड़ा में पाया जाता है, भाकर सीकर में पाया जाता है और गिरवा डूंगरपुर में पाया जाता है। तो वो कहता है कौन सा युग्म सुमेलित है, सुमेलित का मतलब सही है। तो यहाँ पे वागड़ है वो बांसवाड़ा में पाया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें आगे तो राजस्थान के वागड़ प्रदेश के ज़िले में कौन सा सम्मिलित नहीं है, याद रखिएगा, बागड़ पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो बागड़ जिले में जो सम्मिलित नहीं है वो है राजसमंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन है कि राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं जो गोंडवाना लैंड के भाग हैं, उनका नाम क्या है। आपको पता है कि उनका नाम है अरावली प्रदेश, जो कि सबसे पुराने हैं विश्व में। देखिएगा थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि जो प्रागैतिहासिक काल था जिसको कार्बोनिफेरस युग कहा जाता है, उसमें एक था अंगारा लैंड, एक था तैतीस सागर और एक था गोंडवाना लैंड। तो जो अंगारा लैंड था उससे बना था राजस्थान में, जो इसका है जो अवशेष नहीं पाए जाते हैं अंगारा लैंड की। बात की जाए तैतीस सागर की तो मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदान है जो वो क्या है तैतीस सागर के भाग है। साथ ही अगर बात की जाए गोंडवाना लैंड की तो अरावली प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठार या हाड़ौती पठार हैं, वो सभी क्या है गोंडवाना लैंड के भाग हैं। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी चाहिए। देखिएगा अगला क्वेश्चन है अपना कि अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिण जड़ जगह से प्रारंभ होती है, वह स्थान कौन सा है। आपको ये बताना है कहाँ से प्रारंभ होती है। तो याद रखिए ये अरब सागर के तल से प्रारंभ होती है। देखिएगा अरावली पर्वतमाला का उद्गम है वो सुदूर दक्षिण स्थित अरब सागर स्थित लक्षद्वीप से
मिनीकॉय द्वीप से माना जाता है। इसका कारण अरब सागर को अरावली का पिता भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए कि लक्षद्वीप का मिनीकॉय और अरब सागर अरावली का पिता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जिस दिशा में अरावली श्रेणी की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह कौन सा है। देखिए अरावली की चौड़ाई किस तरफ बढ़ती है ये आपको याद रखना है। तो ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है, यानी उत्तर पूर्व से लेकर देखिएगा उत्तर पूर्व यानी इस साइड से लेकर इस साइड तक इसकी चौड़ाई है वो बढ़ती जाती है। एक पंजाकार आकृति बनती है इसकी। क्वेश्चन है अपना अगला कि अरावली पर्वत का विस्तार है, आपको बताना है कि अरावली पर्वत का विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो गुजरात से लेकर पालनपुर दिल्ली के मध्य इसका विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है। तो याद रखिएगा ये जाती है सिरोही तक जाती है। ठीक है, ये कहाँ तक जाती है, सिरोही तक जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है। तो ये 550 किलोमीटर। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं अरावली के बारे में विस्तार से, जिससे कि आने वाली परीक्षा में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखिएगा कि राज्य में अरावली पर्वतमाला खेतड़ी यानी झुंझुनू से खेड़ ब्रह्मा यानी सिरोही तक राजस्थान के 13 जिलों में, याद रखिएगा 13 जिलों में स्थित है। कौन कौन से जिले हैं वो, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, सीकर, पाली, चित्तौड़गढ़, अलवर, अजमेर, झुंझुनू, जयपुर और प्रतापगढ़। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, लेकिन 550 किलोमीटर है वो राजस्थान में स्थित है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। और अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम बलित पर्वतमाला है। जिस प्रकार सबसे नई पर्वतमाला हिमालय, उसी प्रकार से सबसे प्राचीनतम है वो अपनी अरावली पर्वतमाला है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो राजस्थान के अरावली प्रदेश में राज्य के कुल कितने जिले सम्मिलित किए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो जिलों की संख्या है, जिन जिलों को सम्मिलित किया गया है वो हैं हमारे 13 जिले। मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किन निम्न में से कौन से एक जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है। आपको बताना है किस में विस्तार है वो नहीं है। ठीक है, इनको देख के बताना है। तो आपको पता होगा, मैंने अभी आपको बताया था। तो यहाँ पे देखिएगा सीकर में भी है, झुंझुनू में भी है, अलवर में भी है, लेकिन जालौर में कोई भी विस्तार नहीं पाया जाता है अपनी अरावली का। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है। तो मैंने स्टार्टिंग में जब अरावली को पढ़ाया था तभी आपको पता होगा प्री कैम्बियन काल में इसका विस्तार पाया जाता है। थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिएगा, भूगर्भ दृष्टि से अरावली पर्वत श्रेणी मुख्यतः अरावली सुपर ग्रुप, नीस शिफ्ट और ग्रेनाइट एवं दिल्ली सुपर ग्रुप क्वार्टाजाइट की चट्टानों से बनी हुई है। इसका उद्भव है वो उत्पत्ति भूगर्भ इतिहास में प्राचीन कल्प, देखिए प्राचीन कल्प कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में कहते हैं इसको प्री कैम्ब्रियन कल्प। अगर बात की है तो वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है, तो अवशिष्ट पर्वतों के क्षेत्र में विद्यमान है। ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पे हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है। तो वही है अपनी अरावली। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सिर्फ आपको एक बार अच्छी तरह से पढ़ने की जरूरत है। अरावली पर्वत प्रकार है, तो किस प्रकार का प्रकार है। तो याद रखिएगा ये अवशिष्ट प्रकार की पर्वतमाला है। नेक्स्ट है कि राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है। सबसे अधिक ऊंचा कौन सा है, तो वही है अपना अरावली है, वो सबसे अधिक ऊंचा है। बात की जाए कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है, यानी अरावली की अगर बात की जाए तो कितने प्रतिशत है। तो याद रखिएगा 9.1% है वो अरावली का कुल भूभाग है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा कि अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ कहाँ स्थित है। तो अरावली श्रृंखला में जो नाग पहाड़ है वो अजमेर के पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करनी है, आपको गलत कथन छांटना है। तो यह विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, ये बात बिल्कुल सही है। इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर है, ये बात बिल्कुल गलत है। इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान राज्य में स्थित है, ये भी बात सही है।
इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसमें जो गलत है वो है 820 किलोमीटर गलत है, जबकि 692 किलोमीटर है जो कि इसकी कुल लंबाई है। अगर बात की जाए अगले क्वेश्चन की, तो राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है। तो राजस्थान का अगर प्रमुख जल विभाजक की बात करें तो अरावली की पहाड़ियां हैं जो कि प्रमुख जल विभाजक में आती हैं। देखिएगा, अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहा जाता है क्योंकि यह विभाजन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नदियों को अलग करती है। अरावली थार के मरुस्थल में चंबल घाटी को अलग करती है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पर्वत क्षेत्र राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करता है? तो ये एक ही है, वो है अरावली श्रेणी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान में दक्षिण पश्चिम में स्थित उत्तर पूर्वी तक जलवायु विभाजन के रूप में कार्य करता है। तो इसका भी आंसर क्या है? अरावली। देखिए, अरावली आपने अगर एक बार पढ़ लिया तो ज़्यादातर क्वेश्चनों को आप कर पाएंगे जो कि पूछे जाते हैं। राजस्थान के उस भौगोलिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करता है? अब देखिएगा, क्वेश्चन वही है जो कि लौट लौट के आ रहे हैं। तो वो है अपना अरावली पर्वत श्रेणी। सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कि सही कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, यानी सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत आपको छांटना है। तो देखिएगा, घग्गर मृत नदी, बिल्कुल घग्गर नदी को मृत नदी कहा जाता है। भौराट एक पठार है, ये भी बात सही है। नागपानी अरावली दर्रा है, ये बात गलत है, नागपानी अरावली दर्रा नहीं है। और सिर है वो अरावली की चोटी है, तो ये भी बात सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 है जो गलत दे रखा है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करता है? तो वो कौन सा है? अरावली प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है कि अरावली श्रेणी के दक्षिणी भाग में पर्वतीय चोटी है। तो याद रखिएगा, जो दक्षिणी भाग में इनके अनुसार अगर देखा जाए तो वो है अपनी डोरा। ठीक है, जो कि अरावली श्रेणी की दक्षिणी भाग में पर्वतीय चोटी है। तो यहाँ पे हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हमने कर लिए हैं। अब और कुछ थोड़े से और बचे हैं जिनको हम एक और वीडियो, जो लास्ट वीडियो रहेगी उसमें कराएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं राजस्थान के भौतिक स्वरूप का पार्ट 4। इससे पहले हम पार्ट 3 डाल चुके हैं। ठीक है, ये पार्ट 4 होने वाला है जिसमें हम बचे हुए सभी क्वेश्चनों को करने वाले हैं। और अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारी जो लिस्ट है उसमें जाके राजस्थान जीके में जो लिस्ट बनी हुई है उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जिससे आपको भी पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है इन क्वेश्चनों को देखने के बाद, और आगे वाले प्रश्नों को भी जब किसी एग्जाम को आप दें तो आपको पता चले किस प्रकार के क्वेश्चन थे जो प्रीवियस के थे और उन्होंने हमारी इसमें हेल्प की। तो देखिएगा, ये सभी क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस के हैं, आपको पता होगा। क्वेश्चन है कि राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? आपको ये बताना है कौन सा है जो सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है। तो आपको पता होगा तो दक्षिणी भाग है जो कि सबसे ज़्यादा जो वर्षा प्राप्त करता है वो अपना दक्षिणी भाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, देखिए ये दिया भी गया है यहाँ पे कि दक्षिण अरावली प्रदेश का मुख्यतः आबू पर्वत जो कि सुरोई में स्थित है सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए अगले क्वेश्चन की, तो अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में स्थित है? सबसे ज़्यादा अगर ऊंचाई की बात की जाए तो वो है सुरोई जिलों में स्थित। ठीक है, इससे संबंधित हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो अरावली की सर्वाधिक अगर ऊंचाई की बात की जाए तो वो सिरोही में है। अरावली की न्यूनतम ऊंचाई की बात की जाए तो वो जयपुर में है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो उदयपुर में है, और न्यूनतम विस्तार की बात करें तो अजमेर में है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन न बन के 4 क्वेश्चन बन चुके हैं। ऊंचाई सिरोही, न्यूनतम ऊंचाई जयपुर, सर्वाधिक विस्तार उदयपुर और न्यूनतम विस्तार अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अरावली प्रदेश का भाग नहीं है, आपको बताना है कौन सा है जो अरावली प्रदेश का भाग नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा, आबू पर्वत है, अलवर खंड भी है, जयपुर खंड भी है, लेकिन विद्यन खंड है जो कि अरावली का भाग नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे हम कुछ पहाड़ियों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि अपने आने वाले प्रश्न और परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिएगा,
अरावली प्रदेश को 3 लघु भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि 3 लघु प्रदेशों में बांटा गया है। पहला है उत्तर अरावली क्षेत्र, जिसमें जयपुर से खेतड़ी और झुंझुनू तक का जो क्षेत्र है वो उत्तर अरावली क्षेत्र में स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला में शेखावाटी सीकर की तोरावाटी पहाड़ियाँ, जयपुर की नाहरगढ़, जयगढ़ और मोहनपुरा तथा अलवर की पहाड़ियाँ, जिसमें कौन सी हैं, भानगढ़, सरिस्का, बिलाली और सिरावास, ये सभी सम्मिलित है। इस प्रदेश को प्रमुख उच्च शिखरों में क्रमशः रघुनाथ जो कि सीकर में स्थित है, खोह जो जयपुर में स्थित है, भैरव जो कि अलवर में स्थित है और बरवाड़ा जो कि जयपुर में स्थित है। ये सभी क्या है, उच्च शिखर है उत्तरी अरावली के। ठीक है, और ये हर एक जो मैंने आपको बताया बिंदु, हर एक से क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि मध्य अरावली। अगर मध्य अरावली की क्षेत्र की बात करें तो ये अजमेर से राजसमंद तक आता है। इसका विस्तार जयपुर से दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। दक्षिण में राजसमंद जिले की देवगढ़ तहसील तक है, याद रखिएगा, देवगढ़ तहसील तक है। इसमें निम्नलिखित पहाड़ियाँ हैं, देखिएगा कौन कौन सी पहाड़ियाँ जो कि इसमें स्थित है। मध्य अरावली क्षेत्र यानी मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, ठीक है, मुख्य रूप से अजमेर जिले में स्थित है, याद रखिएगा मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ अजमेर में है। शेखावाटी निम्न पहाड़ियाँ सामर झील से झुंझुनू के सिंगाना तक स्थित है शेखावाटी की निम्न पहाड़ियाँ। अब करें बात तो ग जो क्षेत्र है यानी दक्षिणी अरावली क्षेत्र है उसकी बात करें तो रायसमंद से माउंट आबू यानी सिरोही तक स्थित है ये। तो दक्षिण अरावली को 2 भागों में बांटा गया है। आबू पर्वत क्षेत्र विस्तार अचलगढ़ तक से सिरोही तक है और मेवाड़ अरावली जो कि विस्तार है वो उदयपुर और रायसमंद तक है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी श्रृंखला दक्षिण अरावली में अवस्थित है। दक्षिण अरावली में कौन सी स्थित है, तो याद रखिएगा वो है अचलगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मध्य अरावली का निम्नलिखित उच्चावच क्षेत्र है। कौन सा मध्य अरावली का उच्चावच क्षेत्र है, तो वो है सामर क्षेत्र। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भानगढ़ व सिरावास श्रेणियाँ स्थित है। तो भानगढ़ को देख के आपको पता ही चल गया होगा, ये उत्तरी अरावली की श्रेणियाँ हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिण अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है। तो अगर दक्षिण की बात की जाए तो याद रखिएगा जो बिलाली है वो दक्षिण में नहीं आती है। अब देखिएगा ये यहाँ पे आपको जिले हैं वो मिलाने हैं। तो उत्तर पूर्वी अरावली की बात की जाए तो ये अलवर क्षेत्र है उसमें स्थित है। अरावली का मध्य भाग की बात की जाए तो ये जयपुर में स्थित है। भौराट क्षेत्र की बात की जाए तो उदयपुर में स्थित है और दक्षिणी अरावली है वो सिरोही में स्थित है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से जो इसका आंसर होने वाला है वो होने वाला है 3, 2, 1, 4 किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आबू पर्वत क्षेत्र मुख्यतः निर्मित है। तो आबू पर्वत क्षेत्र है वो ग्रेनाइट से निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किला अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। देखिएगा यहाँ पे किला भी पूछ लिया, तो कुंभलगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, नाहरगढ़ है, लेकिन गागरोन का किला इसमें स्थित नहीं है क्योंकि आपको पता होगा ये झालावाड़ में आता है, इसलिए जबकि अरावली क्षेत्र झालावाड़ में स्थित नहीं है। बात की जाए अगर अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का पूर्वी मैदान भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत धारित है, यानी कितना प्रतिशत है जो इसमें आता है। तो याद रखिएगा वो है 23%। अगर इसमें बात करें हम तो जो पूर्वी मैदान प्रदेश है इस प्रदेश में राज्य का 23.30% भूभाग आता है। समतल होने के कारण जलोढ़ मिट्टी से निर्मित यह भाग विस्तृत रूप से गंगा के मैदान का प्रवाह है। यह मैदान दक्षिण में मेवाड़ का मैदान, रायसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ तथा उत्तर में मालपुरा करौली का मैदान, याद रखिएगा मालपुरा करौली के मैदान को विशेष रूप से आप याद रखिएगा। विस्तार की बात करें तो अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर कहलाता है। आगे अगर बात की जाए तो देखिएगा इसके उच्च भूभाग टीलेनुमा है जिसके कारण इसे पीड़वांड का मैदान भी कहा जाता है। ठीक है, इस प्रदेश को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, बनास, चंबल और माही। तो ये भी आपको याद रखना है। देखिएगा अब है क्वेश्चन कि राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है। देखिएगा वही क्वेश्चन अब थ्योरी था, अब वो क्वेश्चन बन गया। तो ये बनास बेसिन का भाग माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। पूर्वी जो बेसिन का भाग नहीं है वो है जवाई बेसिन, उसके अलावा जो चंबल है, बनास है, छप्पन है, ये सभी इसमें आते हैं। अब अगर थोड़ी सी थ्योरी की बात की जाए पूर्वी बेसिन के बारे में, तो पूर्वी बेसिन मैदान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है बनास बेसिन। देखिएगा, बनास व उसकी सहायक नदियों से निर्मित को मुख्यतः बनास बेसिन कहते हैं, जिसमें बेसिक मुख्यतः चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और टोंक, ये 3 जिले आते हैं बनास बेसिन में। बात की जाए चंबल बेसिन की, तो चंबल बेसिन में मुख्यतः कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिले आते हैं, ये भी 3 जिले हैं। मध्यमाही बेसिन की बात की जाए तो छप्पन का मैदान है वो मध्यमाही बेसिन में आता है। यह बांसवाड़ा प्रतापगढ़ जिले के उत्तरी भाग व उदयपुर के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। तो याद रखिएगा, इसको कहते हैं अपन छप्पन का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है। तो याद रखिएगा, ये है वो पूर्वी मैदान का हिस्सा कहा जाता है। मैंने अभी ऊपर आपको बताया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय प्लेनी प्लेन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये है मालपुरा करौली मैदान, मैंने अभी आपको थ्योरी में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं। तो आपको पता होगा बीहड़ सबसे ज़्यादा चंबल प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, देखिएगा, थोड़े सा थ्योरी देख लेते हैं कि चंबल बेसिन में बीहड़ मिलते हैं। चंबल नदी के द्वारा मिट्टी के भराव कटाव के कारण प्रवाह में बनी घाटियाँ यानी टीले, जो 5 से 30 मीटर के गहरे खड्डों को स्थानीय भाषा में खादर कहते हैं। राज्य में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार सवाई माधोपुर में और करौली में पाया जाता है। याद रखिए, सबसे ज़्यादा बीहड़ है वो सवाई माधोपुर और करौली में पाए जाते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है। याद रखिएगा, जो प्रतापगढ़ है वो चंबल का मैदान है उसका जो प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है। तो याद रखिए, ये कांठल के मैदान का भाग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जो कि अपना आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं कुछ कांठल के बारे में कि एक्चुअल में है क्या कांठल। तो माही नदी के कांठे यानी किनारे के में स्थित प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल प्रदेश कहलाता है। तो कांठल कहाँ स्थित है, प्रतापगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है। तो ये आपको भी पता होगा, खाद्यान्न का कटोरा पूर्वी मैदान को कहा जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ स्थिति पाए जाने के कारण। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठारी अरावली पर्वत से संबंधित नहीं, यानी अरावली का भाग नहीं है। तो लसोड़िया का पठार बिल्कुल, उड़िया का पठार, भोराट का पठार स्थित है, लेकिन बागी खंड का जो पठार है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, न कि अपने राजस्थान में। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि बनास मैदान के संदर्भ में निम्न कथन में से विचार कीजिए। दिए गए कूट के आधार पर सही कथन आपको देखना है कि इनमें से जो सही कथन है वो कौन सा है। ठीक है, तो हम देखते हैं, यह मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है। तो ये बात गलत है, क्योंकि बनास तो कृषि के लिए अच्छी मानी जाती है क्षेत्र। इस औसत समुद्र तल से 150 से 300 मीटर है, ये बात सही है। जल और मृदा का जमाव पाया जाता है, ये भी बात सही है। इसकी ढाल पश्चिम की ओर है, तो ये भी बात सही है। यानी दूसरा तीसरा सही है। ठीक है, ढाल पश्चिम की ओर नहीं पाई जाती, शायद नहीं पाई जाती मेरे ख्याल से। हाँ, शायद हाँ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इसका आंसर हो जाएगा, मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्वी पठार के 2 भाग हैं। दक्षिण पूर्वी पठार के कौन कौन से 2 भाग हैं। तो याद रखिएगा, वो हैं विंध्य का पठार और दूसरा है दक्कन का पठार, ये दोनों पठार हैं। अब देखिएगा, इन पठारों के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, यानी इसको कहते हैं हम हाड़ौती और इसी को कहते हैं हम लावा पठार। इस क्षेत्र में राज्य का 6.49% भाग आता है। यह पठारी प्रदेश 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से में देखिएगा, पहला है विद्य कगार भूमि। इसका विस्तार हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, डांग, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर क्षेत्र में है। यह भाग बलुआ पत्थर से निर्मित है। याद रखिएगा, विद्य कगार भूमि, इस चीज़ को भी आप विशेष रूप से याद रखिएगा। दूसरे की अगर बात की है तो दक्षिण का लावा पठार,
इसका विस्तार का मालवा प्रदेश यानी प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ऊपरमाल बिजोलिया में स्थित है। भीलकाड़ा भैंसरागढ़ चित्तौड़गढ़ तक स्थित है। इसी पठारी क्षेत्र में काली उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जिसकी निर्माण है वो ज्वालामुखी चट्टानों से यानी दरारी उद्भव से होता है, ठीक है, जिसको बेसाल्ट लावा भी कहते हैं। बूंदी, अगर बात की जाए बूंदी एवं सवाई माधोपुर की अरावाला पहाड़ियाँ व कोटा की मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ विंध्य पर्वत श्रेणी में विस्तार स्थित है, याद रखिएगा। बात कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार स्थित है? तो याद रखिएगा विंध्य पठार स्थित है वो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि विंध्य कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है? तो विंध्य कगार भूमि है वो चंबल और बनास के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में विंध्य कगार क्षेत्र में किस प्रकार की चट्टानें निर्मित हैं? तो याद रखिएगा ये बलुआ चट्टानें, बलुआ पत्थर से निर्मित चट्टानें स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो याद रखिएगा हाड़ौती पठार में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान के विंध्य पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? अगर बात की जाए विंध्य पर्वत की तो इसमें मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के मुकुंदरा पहाड़ियों का हिस्सा है? तो याद रखिएगा विंध्य की पहाड़ियाँ हैं वो मुकुंदरा की पहाड़ियों का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में स्थित नहीं है? वो पूछ रहा है कौन सी है जो स्थित नहीं है, तो वो है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती का पठार सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो याद रखिएगा दौसा जिला है उसको हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा हाड़ौती के पठार के बारे में। तो हाड़ौती पठार दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारां, बांसवाड़ा, झालावाड़ आदि जिलों में स्थित है। हाड़ौती पठार के 3 गौण भाग हैं, देखिएगा कौन कौन से। अर्धचंद्राकार पहाड़ी, बूंदी हिल्स, मुकुंदरा हिल्स, कोटा, झालावाड़ में स्थित है। याद रखिएगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ सबसे पहले आपको देखना है, हाड़ौती का हिस्सा है, ऊपर से ये कोटा और झालावाड़ में पाई जाती हैं। बात की जाए सावाद उच्च भूमि की, तो सावाद उच्च भूमि है वो 12 में स्थित है, जो कि घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियाँ हैं। तो याद रखिएगा सावाद मतलब 12, सावाद मतलब घोड़े के नाल जैसी आकृति की पहाड़ियाँ। तीसरा है डंग गंगधर भूमि, और डंग गंगधर भूमि है वो अपने झालावाड़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ड गंगधर उच्च भूमियाँ अवस्थित हैं? तो मैंने अभी आपको बताया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ड गंगधर भूमि है वो हमारी हाड़ौती के पठार में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है? तो याद रखिएगा सावाद उच्च भूमि है वो स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन कि झालावाड़ अवस्थित है? तो झालावाड़ है वो हाड़ौती के पठार में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाड़ौती पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है? तो वो दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र है वो हाड़ौती में सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है कि कोटा एवं बूंदी का क्षेत्र राजस्थान में कहलाता है? तो कोटा बूंदी को आपको पता होगा, कोटा बूंदी क्षेत्र को हम हाड़ौती के क्षेत्र में मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दे रखे हैं, उन कथनों के आधार पर आपको बताना है कि कौन कौन सा है वो सही है, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले हम कथन फर्स्ट को देखते हैं। कथन फर्स्ट है कि दक्षिण पूर्वी उदयपुर, बांसवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ के दक्षिणी क्षेत्र को 56 का मैदान कहा जाता है। तो ये कह रहा है, तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अब कह रहा है कि भरतपुर जिले के लगभग 1/3 क्षेत्र को हाड़ौती का मैदान कहा जाता है। तो ये बात तो गलत है। तीसरा है कि गंगानगर जिले के मैदान क्षेत्र को घग्गर प्रदेश के मैदान भी कहा जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी क और ग है वो दोनों ही सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं क ग किस में दे रखा है, तो वो दे रखा है अपने ऑप्शन नंबर 3 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश जाना जाता है। तो दक्षिण पूर्वी अगर राजस्थान की बात की जाए तो इसको हाड़ौती पठार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि डागलैंड किसका भाग है? तो याद रखिएगा जो डागलैंड है वो
करौली पठार का भाग है, ठीक है। अनियमित पहाड़ियाँ हैं, देखिएगा करौली में उनको डागलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो याद रखिएगा जो 56 का मैदान है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है? तो राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में 56 का मैदान है वो दक्षिणी भाग में स्थित है। लेकिन अगर बात की जाए राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है, तो अगर नदी की बात की जाए तो ये माही नदी आ जाएगी अपनी, ऑप्शन नंबर 3। देखिएगा कितने परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मध्य माही बेसिन 56 का मैदान को वागड़ क्षेत्र भी कहा जाता है। यह बेसिन माही नदी की सहायक नदियों से सिंचित है। बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ जिले के उत्तरी भाग में, उदयपुर के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वागड़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखिएगा मध्य जो माही क्षेत्र है उसको वागड़ के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वागड़ के नाम से भी जाना जाता है? तो जो मध्य माही बेसिन है उसको वागड़ के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 है वो अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताएं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो लूनी जवाई वागड़ सही है, चंबल बेसिन उत्काद सही है, माही बेसिन 56 बिल्कुल सही है, लेकिन बनास बेसिन वागड़ ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 है जो कि आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 56 का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो जो 56 का मैदान है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में स्थित है। नेक्स्ट है कि 56 के मैदान अवस्थित है। तो याद रखिएगा जो 56 का मैदान है वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में स्थित है। क्वेश्चन है कि 56 बेसिन जिस जिले में है वो है, तो याद रखिएगा जो 56 बेसिन है वो बांसवाड़ा में। वही क्वेश्चन लौट के आ रहा है। अब देख लेते हैं कुछ 56 के मैदान के बारे में कि 56 का मैदान बांसवाड़ा में है, तो 56 की पहाड़ियाँ नाकोड़ा बाड़मेर में। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि मैदान आ जाए तो बांसवाड़ा करना है और पहाड़ियाँ आ जाए तो बाड़मेर करना है। इस मैदान में माही नदी की गोलाई दी गई है, तो 56 की पहाड़ियाँ भी गोल हैं। अधिक गहराई तक विच्छेद होने के कारण 56 के विच्छेद मैदान को आसपास की पहाड़ियाँ भूभाग को वागड़ कहा जाता है। याद रखिएगा इसको वागड़ के नाम से भी पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन, 56 की पहाड़ी राजस्थान के कौन से भाग में अवस्थित है? तो याद रखिएगा ये डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले में स्थित है। 56 की पहाड़ियों की बात की जा रही है, तो आपको पता होगा 56 की पहाड़ियाँ हैं वो बाड़मेर में स्थित है, ठीक है। और मैदान की बात की जाए तो डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा कि राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? तो याद रखिएगा ये जो अंचल है वो है अपना हाड़ौती का पठार। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस क्षेत्र में मालवा पठार का विस्तार है? तो राजस्थान का जो क्षेत्र है वो है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है जिसमें मालवा पठार विस्तारित है। राजस्थान में ड्रैगन टैप सेल विद्यमान है, तो याद रखिएगा ड्रैगन टैप सेल है वो झालावाड़ और कोटा में विस्तार है इनका, ठीक है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में बृहद सीमा भ्रंश फैला हुआ है के सहारे। याद रखिएगा बृहद जो सीमा भ्रंश है वो बूंदी और सवा माधोपुर के सहारे फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि बृहद महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? देखिएगा अभी मैंने आपको बताया था ये दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आग्नेय सेल समूह के कारण पनपा है। तो जो आग्नेय सेल है वो किस समूह के कारण पनपा है, ये बात उसने पूछी है। देखिएगा तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा जालोर ग्रेनाइट। अगला है कि चंबल बेसिन का विशिष्ट स्थलाकृति स्वरूप है। तो चंबल बेसिन का है वो है उत्काद स्थलाकृति स्वरूप। नेक्स्ट है कि राजस्थान के किस प्रदेश में उत्काद भूमि स्थलाकृति पाई जाती है? तो याद रखिएगा राजस्थान के चंबल में उत्काद जो भूमि है वो पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि जालौर सिवाना की पहाड़ियाँ बनी हैं। तो याद रखिएगा जालौर जो सिवाना की पहाड़ियाँ हैं वो जालौर ग्रेनाइट और रायोलाइट से बनी हुई हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि मालानी और आग्नेय सेल समूह में मुख्यतः जालौर एवं सिवाना में ग्रेनाइट
ज्वालामुखी रायोलाइट चट्टानों का निर्माण करते हैं। ये पहाड़ियाँ गुंबदाकार इनसेल वर्ग के रूप में पाई जाती हैं। इन सेलों के आधार पर जालौर को ग्रेनाइट खूब पानपा है। याद रखिए इन सेल वर्ग को आपको विशेष रूप से इसमें याद रखना है। देखिए वही क्वेश्चन आ गया कि जालौर ग्रेनाइट में निर्मित पहाड़ियाँ होती हैं, तो याद रखिएगा जो जालौर है उसमें निर्मित जो पहाड़ियाँ हैं वो कैसी होती हैं, गुंबदाकार, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संदेड़ा स्टेशन के पास चट्टानों के आकृति में पाई जाती हैं, तो चट्टानों के आकृति में कैसी पाई जाती हैं, सर्पाकार, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है, तो मैंने अभी आपको बताया था, तो ये है मेबल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ है जो कि अपना आंसर हो जाएगा। देखिएगा मेबल डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य है। बागड़ की बात की जाए तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य भी पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको देखना है कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। तो देखिए बागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा ये सही है, मेवात अलवर भरतपुर ये भी सही है, भोमट प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ ये गलत है। ठीक है, और हाड़ौती कोटा बूंदी झालावाड़ ये भी सही, तो ऑप्शन नंबर थर्ड है जो कि अपना आंसर होने वाला है यहाँ पे। अगर बात की जाए भोमट की, तो भोमट क्षेत्र है वो उदयपुर डूंगरपुर और पूर्वी सिरोही जिले के अरावली प्रदेश को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में बागर और मेरू के नाम से किसे जाना जाता है, तो बागर और मेरू क्या है, एक भौगोलिक क्षेत्र है। आपको पता होगा मेरू किसको कहते हैं, अपनी अरावली प्रदेश को। सॉरी, राजस्थान में मेरू है वो कहा जाता है अपने मरुस्थल को, मेरू यानी उच्च पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, मरु की अगर बात की जाती है तो वो तो आ जाता है मरुस्थल, लेकिन मेरू की बात करें तो उच्च पर्वतीय प्रदेश है, जो कि आपको पता ही होगा कि अरावली आता है। माल पठारी भाग को तथा वागड़ है वो प्रदेश अरावली पर्वत वो पश्चिमी मरुस्थल के मध्य भाग को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है कि जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किस जिले में पाई जाती हैं, तो ये बाड़मेर और जैसलमेर में पाई जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है, तो सर्वाधिक अगर भूकंप की बात की जाए तो वो आते हैं भरतपुर अलवर और झुंझुनू में, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिएगा यहाँ पे सुमेलित करना है, और सुमेलित आप कर सकते हैं कि जो बरखान है वो बालू स्तूप है, लाटी सीरीज है वो भूगर्भ जलपट्टी है, इंसेल वर्ग है वो आबू पर्वत खंड है, और प्लाया है वो शुष्क झील है। नेक्स्ट है देखिएगा यहाँ पे भी सुमेलित करना है कि मेवाड़ पर्वत क्षेत्र है वो गिरवा की पहाड़ियाँ हैं, हाड़ौती पठार है वो मुकुंदरा पहाड़ियाँ हैं, सेगावाटी पठार है वो अंतर प्रवाह क्षेत्र है, जबकि घग्गर का मैदान है वो नाली है। ठीक है, क्वेश्चन है कि कौन सा राजस्थान का मरुस्थल की विशेषता है, आपको बतानी है कि कौन सी है जो राजस्थान के मरुस्थल की विशेषता है। तो अतिशुष्क दिशाएं, हाँ सही बात है, तापमान का अतिरेक ये भी सही है, न्यून औसत वर्षा ये भी सही है, कम तथा तिरछा हुआ वनस्पति आवरण तो ये भी सही, यानी 1 2 3 4 सभी ऑप्शन है वो सही होने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ है यहाँ पे जो कि हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि स्थलाकृति और अवस्थिति में से कौन सा एवं सुमेलित नहीं है, आपको बताना है दोनों में से ही कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहला है कि भाकर पूर्वी सिरोही, तो ये बात सही है, गिरवा उदयपुर वैसन ये भी सही है, कांठल चंबल का वैसन ये गलत है, छप्पन की पहाड़ियाँ जाला और सिवाना ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड है जो कि अपना युग्म सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, क्वेश्चन है कि झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए यदि आप निम्न में से किस प्रकार के भौगोलिक स्वरूप के क्रम को अवलोकित करेंगे, यानी कौन कौन से जिले हैं जो कि आपको आएंगे और उनमें कौन से क्षेत्र हैं जो आएंगे। तो याद रखिएगा सबसे पहले हाड़ौती पठार, उसके बाद बनास बैसन, उसके बाद मध्य अरावली, ये सभी क्षेत्र हैं जो क्रम से आते जाएंगे। ये क्वेश्चन है जो रीट में आया हुआ था, अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान में भौतिक प्रदेशों को उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित का सही क्रम है, आपको उत्तर से दक्षिण की तरफ बताना है। तो याद रखिएगा उत्तर से दक्षिण में सबसे पहले आएगी शेखावाटी, उसके बाद विंध्य श्रेणी, फिर उसके बाद लूनी बैसन, उसके बाद आएगी अपनी माही बैसन। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है जो कि अपना आंसर होने वाला है। यहाँ पे देखिएगा इसका विस्तार भी देख लेते हैं हम। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को उत्तर से दक्षिणी दिशा में क्रमशः घग्गर, शेखावाटी, नागौर उच्च भूमि,
विंध्यन श्रेणी, लूनी बेसिन, बनास बेसिन, माही का मैदान भी आते हैं। तो इसी यहाँ पे हमारे जो राजस्थान की जो भौगोलिक क्षेत्र है उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे हमने उनको कर लिया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कर देना लाइक, चैनल को कर देना एक बार सब्सक्राइब, जिससे कि आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।